पिशाच योग बनकर आता है। ये साल जो है ये मंगल का साल है और बहुत हानि होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि मंगल का साल है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं बड़ा खराब भी होगा। डर का माहौल तो समाज में है, लेकिन इंसान है कि बदलने का नाम नहीं लेता। अभी तो गोचर के अंदर इतनी बुरी स्थिति चल रही है कि ये जो आगामी 14 मई तक का समय है ये तो बड़ा खराब कि है। मुझे बहुत डर है कि मंगल मुझ पर भारी ना हो जाए। मैं तो नहीं दे के आऊंगा दान, बिल्कुल भी नहीं दे के आऊंगा। कितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी कह लो, मैं तो नहीं जाता दान देने। पिशाच योग है, बहुत सारे अलग अलग योग हैं। एक आम इंसान तो इनके नामों से ही डर जाएगा। धार्मिक स्थलों पे भीड़ें बढ़ गई, लाखों लाखों लोगों की। क्या सब में धार्मिक हो गए? सब धार्मिकता नहीं बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली और बातों बातों में मैं करती हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक बहुत ही उम्दा एडवोकेट भी हैं और एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी। मैं बात कर रही हूं वेरी वेरी टैलेंटेड मानविंदर रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट पर। नमस्कार रुचि जी, आपको, आपके सभी श्रोताओं को और जितने भी दर्शक इस समय YouTube के माध्यम से या जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे इस वीडियो को, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने एक थीम रखी है बातों बातों में जी। बहुत प्यारी थीम है, बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि बातों बातों में ही सारे निष्कर्ष निकल जाते हैं। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ी बात हो तो कहते हैं ना, बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बातों बातों में मैं बड़ा उत्साहित हूँ आज जो भी आप पूछेंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जी बिल्कुल, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को उठाने की जो आपके मन में चल रहे हैं, दर्शकों के मन में चल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानविंदर रावत जी के पॉडकास्ट और साथ ही जो वो भविष्यवाणियां करते आए हैं, आज तक वो बहुत प्रचलित रही हैं। साथ ही आपने 12 किताबें लिखी हैं, वो भी ज्योतिष पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस 10 सालों का सफर आपका बहुत सुंदर रहा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, 12 पुस्तकें पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एस रावत जी के द्वारा लिखी गई थी। उनका सह संपादन मैंने किया जी। और ज्योतिष में बहुत कम उम्र से ही रुचि थी, तो उसी रुचि को ध्यान में रखते हुए अपना शोध बढ़ाते रहे जी। और आज आपके समकक्ष बैठा हूँ। YouTube के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से जो भी सेवाएं दे पा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, वो देने का प्रयास करता रहता हूँ निरंतर। वीडियोस के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अनुभव की आवश्यकता है। आपके जितना अनुभव आता चला जाएगा, आपका प्रेडिक्शन भी उतना अच्छा होता चला जाएगा। हर फील्ड में कुतर्की लोग होते हैं, हर फील्ड के अंदर तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं। अगर सारे डॉक्टरों को ये कह दिया जाए कि सारे बेकार हैं तो वो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ही व्यक्ति को एक नया जीवन दान भी देता है। बिल्कुल। हाँ, कुछ हो सकते हैं जो मनी माइंडेड हो। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हो सकते हैं ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर जिनकी विचारधारा अलग हो, बट बहुत प्यारा विज्ञान है। हमारे वेदों के अंदर स्थान दिया गया है ज्योतिष को, सीखने की आवश्यकता है। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आज सेवाएं दे पा रहा हूँ, लोगों को बता पा रहा हूँ। बहुत नॉमिनल चार्ज लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फीस मेरी होगी। बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी को जितना घर घर तक पहुंचाया जा सके, इसी सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ। ये लेगेसी भी मेंटेन कर रहे हैं आप साथ में। और हम ये देख पाते हैं कि आपने जैसा कि अभी बताया, आप एक बिल्कुल यूथ आइकन की तरह हैं और कहते हैं ना, चार्जेस भी कम है और बात भी सटीक और सही बताई जा रही है। गुमराह नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर घर में अब ज्योतिष आचार्य बैठे हुए हैं और किस पर यकीन किया जाए किस पर नहीं, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली आपके अपने रिसर्च, आपकी अपनी विद्या, आपका अपना कितना समय आपको इस विद्या को ग्रहण करने में लगा, साथ में प्रैक्टिस आप लोगों की चलती है। एज अ एडवोकेट आप ये लोग समझ सकते हैं कि वकालत में भी यही होता है कि प्रैक्टिस कितने सालों की है, इसी तरह ज्योतिष में भी हम कहते हैं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए, मैं एक्टिवली लगभग 2014 से एस्ट्रोलॉजी में एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ जी। और सीख तो मैंने बहुत कम उम्र में ही लिया था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, सीख तो मैंने तभी लिया था। बट मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, क्वालिफिकेशन, पहले उसको पूरा किया।
मैं मास्टर्स इन लॉ हूँ जी। और अभी मेरा लगभग 11 साल का एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है वो है। और मैं बहुत तार्किक दृष्टिकोण से साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी को लोगों के बीच में रखता हूँ। कोई भी चीज है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको फाइंड आउट किया जाए और फिर ताकि आप लोग भी अच्छे से कन्विंस हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर काम कैसे कर रही है एस्ट्रोलॉजी। जी बिल्कुल। चलिए ज्योतिष पर आते हैं और बहुत से सवाल हैं, आपसे आज जवाब जानने की पूरी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जो है शनि देव अब अपना आगाज कर चुके हैं। इसी के साथ एक पिशाच योग बनकर आता है। अब ये पिशाच योग क्या है और बाकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऐसा होता है, जब भी किसी एक राशि में जी 4 या 4 से अधिक ग्रहों का प्रभाव बन जाए तो उसको अलग अलग रूप में ना, अलग अलग योगों के रूप में देखा जाता है। उसको कोई बोलेगा पंचग्रही योग बन गया, बीच में 2 सवा 2 दिन के लिए 6 ग्रहों का भी योग बना था एक ही राशि में, यानी कि 29 मार्च की शाम से लेके 30 और 31 मार्च तक ये योग चला था। ये सौर मंडल के अंदर, इस भचक्र के अंदर एक ही मीन राशि के अंदर 6 ग्रह आ गए थे, तो जो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा रेयर टू रेयर देखा जाता है। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे विष दोष हो गया, पाशविक दोष हो गया, पिशाच योग हो गया, ये सब योग कुंडलियों में तब बना करते हैं जब मंगल की, राहु की, शनि की या सूर्य की, राहु की, शनि की, इनकी युति बन रही हो और उस युति के ऊपर केतु का दृष्टि से प्रभाव भी आ रहा हो। तो वैसे तो ये और भी कई प्रकार से पिशाच योग होता है, खाली एक ही योग इसमें नियम नहीं होता। जैसे गज केसरी राजयोग भी 4-4, 5-5 प्रकार से बनता है, मालव्य महापुरुष राजयोग भी 4-4, 5-5 प्रकार से बनता है। ऐसे ही पिशाच योग भी कई प्रकार से बनता है। तो जन्म पत्रिका के अंदर अगर आपके जन्म पत्रिका में केंद्र स्थानों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, पूरी तरीके से केंद्र खाली है, तो वो पाशविक दोष, उसको दूसरे रूप में पिशाच योग, उसको हम केंद्र स्थान पाप प्रभाव, इस नाम से भी उसको हम पुकारते हैं। यानी कि आपका 1st हाउस, आपका 4th हाउस, आपका 7th हाउस, आपका 10th हाउस ये खाली हो गया। इसको तो हमने कुंडली से भावों से देखा। अब आप इसको राशि के हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे कोई भी राशि है, उस राशि से चतुर्थ, उस राशि से सप्तम, उस राशि से दसम और उस राशि से चतुर्थ, सप्तम और दसम, यानी कि इनमें अगर कोई भी ग्रह नहीं है, खाली पड़े हुए हैं वो, तो फिर ये दूसरा योग बन गया, ये भी पिशाच योग की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिर आपको एक पूजा करानी पड़ती है ग्रहों की शांति के लिए, ग्रह निवारण के लिए। इसमें आपको विशेष रूप से आह्वान करना पड़ता है अपने पितरों का, क्योंकि जब भी इस प्रकार के योग बनेंगे, चाहे वो पाशविक दोष हो, चाहे पाप प्रभाव हो, चाहे वो काल सर्प दोष, चाहे वो विष दोष हो, चाहे वो पिशाच योग हो या वो काकबंदिया योग हो, कोई भी ऐसा योग बनेगा तो उसमें हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवता कुल देवी का, इनका किसी ना किसी रूप में प्रभाव होता है। और ये कभी भी पूरे घर में सबके लिए नहीं बनेगा, ये उसके ऊपर ज्यादा बनेगा जिसकी कुंडली में मून कमजोर होगा, जिसकी कुंडली के अंदर शनि के साथ राहु की या शनि के साथ सूर्य की या मंगल की युति बनी हुई होगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर सबसे अधिक आ जाता है। तो ऐसे में हमारे को फिर पूजा करानी चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए, नवग्रह शांति करानी चाहिए, हमारे को सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इनके प्रॉपर जाप कराने चाहिए। और साथ में हमें आह्वान करना चाहिए पूजा के अंदर, जब हम संकल्प करते हैं कि हे नवग्रह देवता हो, हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, मेरे ऊत, यानी कि जिनको, जैसे ना मैं बहुत से, मुझे नहीं पता होगा मेरे कौन से देवी देवता हैं, मुझे नहीं पता होगा कि मेरे कौन पूर्वज हैं, मेरे को नहीं पता किसकी मेरे घर में पूजा करी जा रही है, तो फिर हम उनको ऊत के रूप में भी बोलते हैं कि हे हमारे ऊत, जो भी हमारे ऊत हैं,
आप सभी अपना शुभ कृपा, शुभ आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तो उसका फिर अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये इसी तरह से हुआ कि जब इंसान बहुत परेशान होने लगता है, ये कुछ जैसे आपने बोला पिशाच योग है, बहुत सारे अलग-अलग योग हैं। एक आम इंसान तो इनके नामों से ही डर जाएगा बिल्कुल। कि ये क्या है, पिशाच योग क्या है और मुझे कौन-सा पितृदोष हो गया है। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और मरीज़ अपनी बीमारी सुनकर परेशान हो जाता है, उसी तरह से जब आप लोगों के पास भी क्लाइंट्स आते होंगे तो इस तरह का अगर कोई दोष सुनते होंगे तो वो परेशान हो जाते एक्चुअल में हैं। हम इस तरीके से कभी क्लाइंट को ट्रीट ही नहीं करते। अच्छा। हुँ, देखो हुँ, कई बार क्या होता है, लोग डराते हैं, जी, डराने के बाद जो क्लाइंट होता है वो प्रभावित हो जाता है ज्यादा। दिमाग पर असर कई हो बार जाता लोग होगा। उसको ऐसे नहीं डराएंगे कि पिशाच योग बन गया, काल सर्प योग बना, उसको तो आपकी कुंडली में कुछ दोष है, दोष है। हुँ, आप उन दोषों का निवारण कराइए, उनकी हुँ, शांति कराइए, है ना। हुँ, अब हम भय का भूत बना दें, हम एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है कुंडली दिखाने के लिए आया, उसके मन में भय तो पैदा हो जाएगा और फिर वो उस भय के साए में रहेगा। कई बार एक मेरे पास एक कस्टमर कुंडली दिखाने के लिए आए, उनको इतना डरा दिया एक ज्योतिषी महाराज ने, उनको तो ये बोल दिया कि तुम्हारा ये योग चालू हो गया, अब तुम 6 महीने बाद तो तुम्हारे को इतना बड़ा कष्ट आ जाएगा कि तुम्हारे को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। ओहो! अब वो इतने डर गए, इतने डर गए, वो अच्छे खासे व्यक्ति, बढ़िया हुँ, साधन संपन्न व्यक्ति, वो भी डिप्रेशन में आ गए। और वही क्या, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ कोई जाए। भी होगा। तो कई बार क्या होता है, चीजों को प्रत्यक्ष रूप से ना बोल के अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है। हुँ, हुँ, कई बार उनको इनडायरेक्टली चीजों को समझाना पड़ता है। आप सामने वाले की मेंटल हेल्थ देखो, आप उसका बौद्धिक स्तर जांच करो, आप ये देखो कि वो अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और अगर आपने उसको ऐसे टाइम पर ऐसे ये दोष ये और ये सब चीजें बोल दी तो वैसे और डिप्रेशन में आ जाएगा। फिर बिल्कुल, आप उसको कितना ही हील कर लो, फिर नहीं हो नहीं सकता। काम करेगा। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता और ये तो आपकी कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज है। है कि बिल्कुल, ये पिशाच योग है या इस ये तरह का। बिल्कुल, हाँ। बाकी आम जनता को ये नहीं पता। नहीं बता, वो सिर्फ अपना फ्यूचर जानने आई है, उनको उनका फ्यूचर बताया जाए। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है, जो कि और थोड़ा इसी गलत भी है। गलत भी है और वो हो मैं नहीं बोलता कभी पर ऐसे, मैं बचता हूँ ऐसे हमेशा। अगर मुझे हुँ, लगता है कि व्यक्ति का मूड बहुत मजबूत है, बहुत हुँ, एकदम मेंटली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, तो हमारे को कुछ चीजें ऐसी लगती हैं तो हम उनको क्लियरली बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं। जी। अदरवाइज जब खुद ही कोई पीड़ित है तो उसको नहीं ट्रीट करते अगर उस तरीके मूड से। बहुत वीक हो जैसा कि आपने कहा, तो उसमें क्या सिम्पटम्स होते हैं? किस तरह का बिहेवियर होता है? किस तरह का इंसान की प्रवृत्ति बन जाती है? देखिए, अगर मूड व्यक्ति का कमजोर हो गया तो समझ लीजिए एक तरीके से उसका मन कमजोर हो गया। अच्छा। और जब उसका मन कमजोर होगा तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा तो उसमें भय उत्पन्न होगा, उसमें इनसिक्योरिटी भी आएगी, तनाव होगा, स्ट्रेस लेगा छोटी छोटी बातों पर, एंग्जायटी। एंजाइटी, हुँ, बात करने में घबराएगा, हुँ, किसी को हुँ, अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाएगा, अकेलापन, एकांत, ये सब चीजें उसको अच्छी लगेंगी क्योंकि उसका मन ही कमजोर हो गया। और जी। मन के हारे जीत है, और है ना, कहते मन हैं के मन के हार जीते, जी। जीत। तो आप अगर मन से ही हार गए तो आप सब कुछ हार गए। जी। और अगर आपका मन जो है वो रूल्ड बाय होता है मून, हुँ, चंद्रमा। हुँ, इसीलिए हम अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का चंद्रमा कमजोर है, नीच का हो रखा है, अब चंद्रमा नीच हो गया तो बहुत लोग क्या कहेंगे, भाई उसको जो है चंद मोती पहनाओ, चांदी, है ना, मोती। उसको चांदी का हुँ, कड़ा पहना दो, हुँ, उसको जो है गले में चांदी की चेन डलवा दो, हुँ, है ना, वो चंद्रमा चांद बना के गले में डाल दो। अब वो ऑलरेडी ही नीच हो गया तो आप उसको ताकत मत दीजिए। अगर वो वीक है तो आप उसको ताकत दीजिए। हुँ। दोनों में बहुत टेक्निकली बड़ा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा-सा और है बहुत पर थोड़ा बड़ा सा बारीक और डिफरेंस बहुत है। अगर एक इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति नीच है, उसकी सोच में नीचता आ गई, हुँ, और अगर आपको आप उसी लेवल पर उसको हुँ, और मजबूती प्रदान करो हुँ, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी नीचता शांत हो जाएगी। हुँ, आप अब उसको ऑल्टरनेट ढूंढो, आप उसके हाथ जोड़ो, आप उसका रास्ता बदल दो, है ना। हुँ, हुँ। इसलिए कहते हैं कि भाई कोई घर नीच हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसका दान कराते हैं, अच्छा। हम उसकी पूजा कराते हैं, हुँ, उसके हुँ, हाथ जुड़वाते हैं, हुँ, ताकि वो ग्रह खुश हो, हुँ, हुँ, वो अपनी नीचता को शांत करे, हुँ, अपने नीच के जो रिजल्ट्स हैं उनको शांत करे, ना कि हम उनके मतलब हुँ, उनको और हुँ। पावर दें, यानी कि पावर सफेद रंग पहनाएं, जी। तो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो
मतलब चंद्रमा का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है। बहुत बड़ा। मतलब ये समझ लीजिए ज्योतिष में 2 ग्रह हैं, जो सब कुछ वही 2 हैं ज्योतिष में, इस सौर मंडल। एक है सूर्य जी। जो आत्मा, एक चंद्रमा जो मन, सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द है, इनके परे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमारे ऑर्गन्स भी काम करना छोड़ देते हैं जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जी, जी, है ना? जी। यानी कि हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा और हमारे मन का ही सारा का सारा खेल है और कुछ नहीं है। और मन की कितनी सारी बातें होती हैं, जैसे आम जिंदगी में इंसान कहता है मेरे मन में आया है कि मैं अपने भाई को मिलने चली जाऊं, मेरे मन में आया है घर में पूजा करवा ली जाए, मेरे मन में आया है कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। तो ये सारी मन की बातें हैं, मन की सोच है। और दिमाग वही है कि दिमाग कई बार हमारे को सिग्नल देता है, कुछ कुछ बातें हम अंदाजा लगा पाते हैं, सिक्स सेंस हमारी हमें कुछ बता देती है और हमें लगता है कि मैं कल ही अपने दोस्त को याद कर रही थी, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और इंसान को लगता है कि कल ही तो हमने बात की और ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मन और दिमाग से तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना, सबसे पहले विचार तो मन में ही आता है ना, मन में ही, दिमाग में थोड़ी आता है। जी जी जी। जो मन में आता है वही तो हम फॉरवर्ड करते हैं ना माइंड को, माइंड के जरिए। और वो जो माइंड है वो फिर शब्दों से, वाणी से बाहर निकल जाते हैं शब्द। बिल्कुल। कमांड तो ये सर दे देता है, फिर बॉडी को दे देगा, पर विचार तो यही आते हैं, मन में ही आता है ख्याल तो, कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, उससे मिल ले, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, वो कैसी होगी, ये कैसा होगा, ये करना है, वो करना है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं ख्याल तो हमारी कल्पनाओं में चलते ही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मानविंदर जी। कोविड के बाद डर, जैसा भी हमने फिर से बात की कि डर का माहौल तो समाज में है, लेकिन इंसान है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता। वो बार बार वही गलतियां दोहराता है और जैसे कहते हैं ना कि कभी नहीं सुधरने वाली हरकतें, हमेशा वही गलतियां इंसान करता है और कुछ ना कुछ प्रकृति में बदलाव होते हैं और बदलावों का खामियाजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि ये साल जो है ये मंगल का साल है और बहुत हानि होने वाली है। फिर से जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत डर का माहौल बना देना, तो हम YouTube पर देखते हैं, हर जगह देखते हैं, इंस्टा पर भी एक डर का माहौल बन रहा है कि आगे आने वाले कुछ साल जो हैं बहुत डराने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी त्राही मच सकती हैं, बहुत भूकंप आएंगे, त्राहिमाम हो जाएगा सब जगह। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा कुछ है जिससे हम बच सकते हैं, जो चीजें हम सुधार सकते हैं ताकि ऐसी चीजों को हम दोबारा ना देख पाए। कोई भी कोविड का पीरियड दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहता। देखिए ऐसा है, बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल, बहुत सारे यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोगों ने अपने ज्ञान अनुसार अपने अलग अलग वक्तव्य दिए वर्ष 2025 के राशिफल को लेकर के। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि मंगल का साल है और बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, बड़ा खराब भी होगा। हमारे को केवल इस आधार पर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इस वर्ष का राजा कौन है, इस वर्ष का मंत्री कौन है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस वर्ष का राजा कौन है। खाली इन्हीं चीजों को आधार मान करके हम रिजल्ट नहीं दे सकते। अब आप ये देखिए कि इस समय वर्तमान की अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें तो मंगल नीच स्थिति में है कर्क राशि में, शनि मीन में आ चुके हैं, राहु भी मीन में है, बुध भी मीन में नीच के हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं और मीन राशि में ही सूर्य भी है। तो आप ये देखिए, लोगों ने बोला कि जनवरी से बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, ये साल बहुत बढ़िया है। ये साल नहीं हो पाएगा अभी ना, अभी शुरुआती दौर में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो मंगल नीच का है और मंगल 20 अक्टूबर को नीच हुआ था 2024 में और 5 जून 2025 तक मंगल की नीच स्थिति का ही प्रभाव है। बीच में कुछ टाइम के लिए मिथुन में वक्री हुई है। अब सेनापति मंगल, सेना नायक, वो तो नीच हो गया, यानी कि मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी वो तो नीच हो ही गया ना। अब वो जब नीच हो गया तो वो तकलीफ देगा। मीन राशि के अंदर बुध नीच हो गया
और बुध नीच चल ही रहा है पिछले 2 महीने से। जी जी जी। तो वो मिथुन राशि का स्वामी होकर कन्या राशि का स्वामी होकर के नीच हो गया। अब मीन राशि के अंदर राहु चल ही रहा है और मीन राशि में शनि भी आ गया। अब शनि राहु की युति तो जिस घर में बनती है उस घर को डैमेज करती है, नुकसान करती है। तो अगर हम देखें तो ग्रहों की चाल है कहाँ फेवरेबल, ग्रहों का गोचर चल कहाँ रहा है फेवरेबल, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अभी तो गोचर के अंदर इतनी बुरी स्थिति चल रही है कि ये जो आगामी 14 मई तक का समय है ये तो बड़ा खराब है। आगामी 14 मई तक तो ग्रहों का ट्रांजिट ही इतना खराब है कि देवगुरु बृहस्पति तो वृष राशि में शत्रु राशि में चल रहे हैं। तो अब आप बताइए कि ग्रह जन्म पत्री अनुसार कौन सा ठीक चल रहा है जी। आप अपनी लाइफ को उठा लो, चाहे मैं अपनी लाइफ को उठा लूं या स्टूडियो में बैठे हुए लोग या हर व्यक्ति वो किसी ना किसी 4 भावों को लेकर के तो परेशान होगा ही। बुध भी तो अपने रिजल्ट देगा ना नीच के, 2 भावों का तो वो भी स्वामी होगा, 2 राशियों का। मंगल भी तो 2 राशियों का स्वामी होगा ना, तो वो भी तो अपने रिजल्ट देगा। किसी के घर में लड़ाई फसाद हो रही होगी, किसी की बीवी के साथ नहीं बन रही होगी, किसी की गर्लफ्रेंड धोखा देके चली गई होगी, कोई किसी का प्रमोशन रुक गया होगा जो सेना पुलिस आईपीएस स्तर की जॉब में होगा, क्योंकि मंगल सेना पुलिस का कारक होता है, वो अपने स्तर पर दुखी हो रखे होंगे। तो फिर ग्रहों की चाल ही ऐसी चल रही है अभी। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि सुधार आएगा, 14 मई के बाद आएगा। 5 जून के बाद जो मंगल की नीचता खत्म होगी तो मेजर रिलीफ मिलेगा। सिंह राशि में मंगल जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, सूर्य की राशि के अंदर जाएंगे तो ताकत मिलेगी। अब यही मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को जो सबसे ज्यादा अभी पीड़ा हो रही है 20 अक्टूबर से, यही पीड़ा इनकी समाप्त हो जाएगी। जैसे मित्र के घर में मंगल जाएंगे, वृश्चिक राशि में शनि की ढैया चल रही थी जो कि 29 मार्च को खत्म हो गई, है ना। मेष राशि के ऊपर शनि की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही थी जो कि 29 मार्च से हट गई। जैसे मीन राशि में शनि आए तो नीच की दृष्टि उन्होंने अपनी छोड़ दी देखना। तो मंगल वैसे नीच, मंगल की दोनों राशियां भी प्रभावित हैं शनि से और एक शनि की ढैया से, तो मैं कैसे कह दूं। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा ना डीपली सोचने की जरूरत है। अब अगर आपने जैसे बात करी एक लंबी प्रेडिक्शन की कि क्या कोविड जैसे हालात बनेंगे, ऐसा होगा, महामारी आएगी या आगे भविष्य में बहुत ज्यादा उथल फुथल होगी, तो देखिए मैं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, अभी फिलहाल जून महीने के बाद से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आता, मेरी नॉलेज से, मेरे ज्ञान से। मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, पर जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरा अध्ययन है, जून के बाद में ये जितना भी कलह कलेश चल रहा है ना, उथल फुथल चल रही है, जितना भी ये भूकंप, सुनामी, आर्थिक मंदी, शेयर मार्केट का क्रैश होना, ये वो जितना भी ये सब चल रहा है अभी, ये सब शांत हो जाएगा 5 जून के बाद मेरे अनुभव से। ये जरूर बोलूंगा कि वर्ष 2027 में जब शनि महाराज नीच होंगे मेष राशि में, तो वो टाइम जरूर कष्टकारी होगा। लगभग वो समय रहेगा 2.5 साल का। उन 2.5 सालों में बीमारी का भी प्रकोप बढ़ेगा। उन 2.5 सालों के अंदर ब्लड प्रेशर के मरीज सबसे ज्यादा होंगे। उन 2.5 साल में ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। उन 2.5 सालों में कैंसर कारक बीमारियों का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ेगा। उन 2.5 सालों में नर्वस सिस्टम लोगों के बड़े खराब होंगे। उन 2.5 सालों के अंदर विष जो है वो तो जरूर फैलेगा धरती के ऊपर, ऐसा मेरी प्रेडिक्शन कहती है। पर वो तब जब शनि नीच होगा, वो भी 30 इयर्स के बाद 2027 में। तो 2.5 साल जो है वो सावधानी से निकालने होंगे। अब इसमें भी 2 प्रकार का फल होता है। एक तो होता है आपका, मेरा, हम सबका इंडिविजुअल रिजल्ट नीच शनि का, और एक होता है भूलोक भविष्य का रिजल्ट, यानी कि इस नेचर के ऊपर नीच शनि का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ वेरिएशन हो जाएगा दोनों रिजल्ट में। मेरी कुंडली में अगर मेरी पत्नी के घर में शनि नीच होगा तो मेरा पत्नी से अलगाव करा देगा या तलाक करा देगा या बहुत डिस्टर्ब कर देगा। अगर किसी का रोग के घर में, पुलिस केस के में घर में नीच होगा तो उसका दाम्पत्य जीवन तो हो सकता है ठीक हो, पर उसका जो है रोग चोट पुलिस केस मुकदमे में वो लग जाए। भूलोक भविष्य ये कहता है कि बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा।
तनाव बढ़ेगी, महामारी जैसी सिचुएशंस बनेंगी, वो जरूर शनि के प्रभाव में देखने को मिल सकता है। बहुत सुंदर। तो मानविंदर जी, अभी जैसे आपने बताया 6 जून तक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो क्या थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे उपाय अगर आप बता पाएं सभी राशियों के लिए कि किस तरह से हर राशि उपाय करे और वो 6 जून तक का जो समय है उनका अच्छा निकले? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 5 जून तक मैं सभी राशियों को क्लब करके, जी, क्योंकि मंगल तो नीच चल ही रहा है ना। अब किसी का मंगल लगन में नीच होगा, किसी का मंगल धन के घर में नीच होगा, किसी का भाई बहनों के घर में नीच होगा, तो किसी का फोर्थ सुख साधन के घर में नीच होगा, जी, किसी का कैरियर के घर में होगा, किसी का खर्च के घर में, किसी का भाग्य में, किसी के लाभ में, किसी का संतान, किसी के सुख सुविधाओं में। जी, यानी कि आपको क्या करना है, जब मंगल नीच हो गया तो आप ये कोशिश करिए कि आप मंगल की जितनी हो सके पूजा अर्चना करिए, मंगल ग्रह की पूजा करिए, हनुमान जी के रूप में करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, बेसन बूंदी के लड्डू का दान करिए, जो लाल मसूर की दाल होती है उसको आप दान करिए। अगर कोई आसपास में मंदिर बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है, कोई ओल्ड एज होम बन रहा है ना, तो आप वहां जाकर के ईंटों का दान कर दीजिए। अगर ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो आप 1000 ईंट, 500 ईंट, 2000 ईंट वहां जाकर के दान कर दीजिए, बहुत बड़ा दान होगा। तो आप जो है लाल चीजों का दान करिए, आप लाल कपड़े धारण करने से बचिए। अगर आप मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, आप मुझे मारना चाहती हैं, तो मैं आपको ताकत तो नहीं दूंगा, मैं आपके हाथ जोड़ूंगा। अगर मैं आपसे नहीं लड़ सकता तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि रुचि जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो अब मंगल नीच है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ पर मैं यही कर सकता हूँ कि मंगल के हाथ जोड़ लूं, मंगल के दान पुण्य कर लो, वो खुश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी राशि वालों जितना हो सके ये सब करिए। आप लाल मसूर की दाल को जल में भी प्रवाह कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अपने सर से 1.25 किलो दाल ले लो, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाओ और उसके बाद बहते हुए पानी में उसको प्रवाह कर दो अपने माथे से लगा करके, ये प्रार्थना करके कि हे मंगल ग्रह, अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार आप मेरी कुंडली में नीच हैं, मेरा नाम सो एंड सो है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरे घर का पता ये है, मेरा ये गोत्र है, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, और ये जो मैं दाल प्रवाह कर रहा हूं या कर रही हूँ इसको आप स्वीकार करें। आप ऐसा मन में भाव बना करके आप ये दान पुण्य करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। क्रोध से बचें। अगर आपको ये पता चल जाए, देखिए ज्योतिषी क्या करता है, कंसल्टेंट ही तो होता है, वो किसी के जीवन को तो नहीं बदल सकता, पर वो अच्छा सलाहकार होता है, कंसल्टेंट होता है। अगर आप कोई बता दिया कि भाई आपके लिए थोड़ा समय खराब है, तो आप उस अकॉर्डिंग हाथ जोड़ लो। अब बुध नीच चल रहा है इस समय, आप बुध के दान कर लो, आप हरी मूंग की दाल का दान कर लो, आप गणेश जी की पूजा करो, बुधवार के दिन आप हरी सब्जियां, हरे फल, हरे फ्रूट्स इसका आप दान करो, है ना। निकटतम मंदिर में करो, किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ, आप गौ सेवा करो, आप कहीं भी आसपास में जो गौशाला हो वहां जाओ, वहां हरा चारा ये सब अपने हाथों से खिला करके आओ गौ माता को, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बुध की नीचता शांत होगी, बुध का दान करोगे तो बुध भी सोचेगा कि ये बच्चा मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये बच्चा मेरे लिए दान कर रहा है, मेरी पसंदीदा चीजों का दान कर रहा है, तो चल मैं इसको अपना शुभ फल और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, तो उससे फल मिलता है। जी बिल्कुल। मानविंदर जी, जब हम उपाय की बात करते हैं तो 2 तरह की सोच सामने आती है। एक तो है डर की, कि मुझे बहुत डर है कि मंगल मुझ पर भारी ना हो जाए, तो मैं एक उपाय करता हूँ। दूसरा होता है भाव की, कि नहीं, इस बहाने मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। जैसा कि आपने अभी मसूर की दाल का उपाय बताया, तो वो भी जीव जंतु जो पानी में रहते हैं खाएंगे, किसी के मुंह में जा रहा है, या हम बूंदी के लड्डू अगर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बूंदी का प्रसाद वितरण करते हैं, तो वो भी अन्न है, खाने की चीज है और हम किसी को खिला रहे हैं। भाव का कितना असर पड़ता है? एक तो होता है कि इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, या किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया घर में, माता पिता ने, कि जाओ कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो। अब वो कर तो रहा है लेकिन भाव नहीं है, तो क्या उस उपाय का कोई फल मिलने वाला है या नहीं? देखिए ऐसा होता है
सब कुछ तो भाव से ही जी। है ना। आप के मन में तो है नहीं पूजा करनी, पर घर वालों का प्रेशर है, कर रहे हो पूजा, तो क्या होता है कि ठीक है आप कर रहे हो, भगवान तो उसको देख रहा है, पर भाव होना बहुत जरूरी है। और अगर आप उनकी बातों से कन्विंस हो गए तो आप ऐसे समझ लो आपका 25% ग्रह तो आपको कहीं ना कहीं कुंडली में सपोर्ट कर ही रहा है, नहीं तो आप बिल्कुल उनकी मानते भी नहीं। मानते नहीं। मैं तो नहीं दे के आऊंगा दान, बिल्कुल भी नहीं दे के आऊंगा, कितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी कह लो, मैं तो नहीं जाता दान देने, मैं तो नहीं जाता गौशाला। पर अगर आप उनके समझाने से, मन तो नहीं है पर उनके समझाने से फिर भी चलेगा, तो समझ लो 25-30% ग्रह तो आपके कुंडली में हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले, स्पिरिचुअल सोच देने वाले, कहीं ना कहीं वो हैं, पर वो थोड़े कम है, अभी मरे हुए हैं, समझ लो किसी कोने में है वो, है ना। जी। अब आप धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे करोगे, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, 5-7 बार के बाद आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और वो 25-30% से 35 भी होगा, 40 भी होगा, 45 भी होगा, 50 भी होगा, और उसका रेशियो बढ़ जाएगा। कई बार होता है ना कि भाई हम सामने वाले को देख करके भक्ति करने लगते हैं। जी। आपने नोटिस किया कभी वर्ष 2014 के बाद एकदम से भक्ति का भाव बढ़ गया? बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक चिंतन बढ़ गया, धार्मिक स्थलों पे भीड़ें बढ़ गई, लाखों लाखों लोगों की। क्या सब में धार्मिक हो गए सब? धार्मिकता बढ़ गई, धार्मिकता नहीं बढ़ी। मेरी बात को समझना, ऐसा नहीं है कि लोगों में कोई भक्ति का भाव बहुत बढ़ गया, धार्मिकता नहीं बढ़ी, पर लोगों में होड़ बढ़ गई। लोग एक दूसरे को देख करके जाना शुरू हो गए। लोग सोचते हैं कि चलो आप भी जा रहे हो, हम भी चलते हैं। अच्छा वहां यही हो गया मंदिर, वहां कॉरिडोर बन गया, महाकाल में ये चीज नहीं बनी है, अच्छा चलो हम भी चलते हैं, इसी बहाने दर्शन कराएंगे। राम मंदिर देखा, राम मंदिर देखा थे, अयोध्या घुमाते, सुना बड़ा अच्छा बना है, भीड़ तो बढ़ी, लोग आए, लोगों ने माथे भी टेके, दान पुण्य भी। हमने कुंभ में इस बार देखा कि देखो लोग बस कैसे कैसे पहुंचे, है ना जी। तो यानी कि ये सब चीजें ना कहीं पहल करनी पड़ती हैं, और ये फर्स्ट लेयर होती है। ओके। कई बार क्या होता है, लोगों में भाव नहीं होता तो भाव उत्पन्न किया जाता है। अब जिसमें ऑलरेडी भाव है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसने तो जाना है, वृंदावन तो जाना ही है। पर अगर मेरे मन में नहीं है भाव, तो आप उत्पन्न कर दोगे, कैसे भी कर दोगे, किसी बहाने से कर दोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को, श्रोताओं को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप जो भी उपाय करो, आप उसको भाव से ही करो, मन से करो, ये सोच करके करो कि भाई अगर आप किसी को भोजन करा रहे हो तो आप एक तरीके से उसको जीवन दान दे रहे हो। अगर आप उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे रहे हो तो आप समझिए कि वो खूबसूरत दिखेगा इस दुनिया में, और वो अपने आप को देखेगा जब शीशे में तो आपको आशीर्वाद देगा। पर बेमन होके मत करो। ज्योतिषीय उपाय अगर मन से करते हो तो ही उनके लाभ मिलते हैं, बेमन होकर के करोगे तो नहीं लाभ मिलेंगे। ये बात में मैं जरूर बिलीव करता हूं, और करनी भी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि कई बार ना झूठ भी बोलना पड़ता है अगर उससे सामने वाले का भला हो रहा हो तो। अब हमारे को पता है कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको उपाय कराना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना, और जैसी ये नेचर का है ये नहीं करेगा तो उसको डरा के कराना पड़ता है, उसको उससे रिलेटेड उसके अंदर एक ऐसा डर भी बैठाना पड़ता है व्यक्ति को कि अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो जाकर के करेगा। जैसे एक छोटे बच्चे को उसको उसका कुछ तो पुण्य मिलेगा ही ना। जी 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 भाई कर तो वो अपने हाथों से ही रहा है ना जी, इसीलिए ये उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को टीचर समझाती है, थोड़ा डराती है कि पेरेंट्स को बता देंगे तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी, या माँ भी कहती है कि तुम्हारी टीचर से कह दूंगी, तो बच्चा जैसे तैसे पढ़ने बैठ ही जाता है और उसमें मुनाफा जो है, फायदा जो है बच्चे का ही होता है। उसी तरह जो भी उपाय करेंगे तो उसी जातक का फायदा होगा। उपाय से नो डाउट बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, बस मन से करें, दिल से करें, समर्पित होकर के करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है और इजी हो। मानविंदर जी, आपने अभी बताया कि लोगों में आस्था बढ़ गई है। अभी हम देख पाते हैं कि किसी भी उम्र का इंसान हो, वो बहुत ज्यादा आस्तिक होता जा रहा है। पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ हों, गांव के हों, शहर के हों, लेकिन हर एक के अंदर अब आस्था बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बार बार जब हम एक नॉर्मल गैदरिंग में बैठते हैं तो हमारे ये विचार ये हो जाते हैं कि अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है,
जब इंसान कोई जातक किसी पर्टिकुलर परिवेश में पैदा होता है, जब नक्षत्र एक सेट होता है, उस नक्षत्र में वो पैदा होते हैं, एक जर्नी होती है लाइफ की जिसमें उतार चढ़ाव है और एक डेस्टिनी है। तो इन तीनों पड़ावों में क्या अंतर है? अगर सब कुछ ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी डिजाइंड है, तो हम जो लीला रच रहा है प्रभु हमारे साथ, वो क्या है, उसे कैसे समझें? क्या ये सिर्फ कर्म का ही क्षेत्र है या इसमें और थोड़ा आप प्रकाश देखिए, ऐसा होता है ज्योतिष में नवम भाव भाग्य का होता है और दसम भाव कर्म का होता है जी। यानी कि कर्म की जो महत्वता है वो सबसे बड़ी है। अब आपकी जन्म पत्रिका में तो डिसाइडेड हो ही गया है कि आपको ऐसा शरीर मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, या आपको उम्र के इस पड़ाव पे आपसे पैसा चला जाएगा, या आपको ये बीमारियां होंगी। ये सब कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारी जो डेस्टिनी है उसमें ये सब लिख दिया गया। अब मुझे ना जीवन जीने के लिए मुझे राउंड द क्लॉक हर टाइम किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये एक सच्चाई है। अभी मेरे को कोई कष्ट आ जाएगा, मेरे को कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो मैं भगवान के पास या मैं भगवान को ऑटोमेटिकली याद करने लगूंगा। ये चीज हमारे अंदर कोई डाली नहीं गई है कि भाई किसी ने लाकर के इंजेक्शन लगा दिया और मेरे अंदर वो भाव पैदा हो गया। नहीं, ये इनबिल्ट प्रकृति ने हमारे को सोच दी है हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर कि मुझे अभी कष्ट आएगा तो मैं ईश्वर के हाथ जोड़ूंगा, मुझे कष्ट आएगा तो मैं भगवान से बार्गेनिंग करूंगा, मुझे कष्ट आएगा तो मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाऊंगा कि हे प्रभु बस मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। जबकि मेरे को पता है कि ठीक है मेरे को प्रॉब्लम हो गई, इसको हील होने में मेरे को 3 महीने लगेंगे, हो जाऊंगा हील, मैं फिर भी जा रहा हूँ कि हे प्रभु मुझे इस कष्ट से बाहर निकालिए, मैं जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाऊं, मुझे बाहर निकालिए। भगवान का जो ये सेटअप है, ईश्वर ने जो सेटअप बनाया ना, बहुत प्री प्लान तरीके से बनाया है। अगर हमारे अंदर ये धार्मिक प्रवृत्ति ना हो, धार्मिकता ना हो, आस्था ना हो, ईश्वर के प्रति भाव ना हो, तो हम सभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे विदेशी कंट्रियों की तरह, और हमारे अंदर से फिर फीलिंग्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे अंदर से जो डर है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और हमारे अंदर जो परोपकार का भाव है ना वो समाप्त होने लगेगा। आप भारत के अलावा कोई एक ऐसी कंट्री बताओ मेरे को जहां पर सबसे ज्यादा दान पुण्य किया जाता हो, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक प्रयोजन किए हो जाते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये चीज हमारे को ईश्वर ने ग्रहों के अनुरूप ये विचार दिए हैं कि आप अपना कर्म तो करो पर मुझे भी याद करो। ज्योतिष में छठा भाव रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा अपयश मान की हानि इन सभी चीजों का होता है, धोखे का होता है, विश्वासघात का होता है जी। क्यों है ये? सोच के देखो इसको कि छठा भाव में ये सारी चीजें क्यों हैं। आज अंबानी को भी जाना पड़ेगा जब उसको रोग चोट शत्रु बाधा पीछे लगेंगे, पुलिस केस मुकदमा लगेगा, मान की हानि होगी, उसके बच्चों को कष्ट होगा, वो भी जाएगा, बड़े बड़े दान पुण्य करेगा, ईश्वर के सामने जाके नीचे लेट जाएंगे। तो भगवान ने भी कहा कि मेरी महत्वता खत्म नहीं होनी चाहिए, भाग्य में जो लिखा है उसको केवल मैं बदल सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस सृष्टि का सृजन भी तो मेरी इच्छा से हुआ, उसके विनाश के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। तो यानी कि हम अपने भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं, और उस कर्म को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल ताकत, मेडिटेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल पावर हमारे साथ नहीं है, हमारे कर्म ठीक नहीं हो सकते। आप देखोगे हर चीज के भाव के अंदर आध्यात्म और पर्यावरण, इन 2 चीजों को हमेशा इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए तो इसीलिए डिसाइडेड तो सब कुछ है, हर चीज डिसाइडेड है जी। पर हमारे को राउंड द क्लॉक ईश्वर के रूप में उस माध्यम की आवश्यकता होती है जो हमें उस कष्ट से बाहर निकालने में सहयोग प्रदान करता है जी। बहुत सुंदर। तो एक तरह से हम ये भी देखते हैं कि 12 राशियों में
जैसा कि आपने कहा कि हम प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्या हर राशि के लिए अलग इष्ट देव या अलग प्रावधान है कि मंगल राशि को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या किसी भी राशि को अलग-अलग देवों देखिए, की पूजा पंचम करनी भाव चाहिए? से हम कुंडली के ईस्ट को देखते हैं अच्छा। कि पंचमेश से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कुंडली के अंदर 5th हाउस से। जी। और वैसे तो जब हम कोई पूजा करते हैं तो आपने ध्यान दिया हो तो पूजा में हम बोलते हैं पितृ देवताभ्यो नमः, जी। स्थान देवताभ्यो जी। नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, कुल देवी कुल देवताभ्यो नमः। हम ये शब्द बोलते हैं ना जी, सारे, जी, जी। सबको नमः करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुंडली के हिसाब से तो जो आपके ईस्ट हैं, जो भी पंचम भाव के आपके अलग-अलग कुंडलियों के हिसाब से आपके ईस्ट बन जाएंगे 5th हाउस से। पर आपका सबसे पहला जो आपके घर के जो रक्षक हैं वो होते हैं आपके पितृ। इसलिए कभी आपको अपने पितरों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। फिर आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं, फिर ईश्वर होते हैं। तो यानी कि ये एक अलग सेटअप चलता है। तो नो डाउट हम जो है अपनी जन्म पत्री के हिसाब से अपने इष्टों को देख करके और उन ईश्वर को, उन ग्रहों को, उन भगवान को, उन देवताओं को पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उससे वो खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आपने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। कईयों का कहना है कि एक दिन में 4 से 5 बार भी हनुमान चालीसा पढ़ी जानी चाहिए। बच्चों को भी पढ़नी चाहिए और आस्था की ही बात होती है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे कोई भी हनुमान चालीसा डेली अगर पढ़ने लगता है तो आस्था जाग जाती है, बल जाग जाता है, प्रोटेक्शन सी फील होने लगती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी तो आज भी कलयुग में है। इस बारे में कुछ बताइए? मेरा ये मानना है किसी भी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती। अच्छा। मैं बहुत सारे जब घरों में विजिट करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहां पर पेरेंट्स इतना ज्यादा बच्चों को, अभी उम्र कुछ नहीं है 10 साल के हैं, उसे आधे घंटे पूजा में बैठा के रखते हैं अपने साथ। उसका कोई सेंस नहीं है मेरी नजर में। तो भक्ति भी अवस्था के हिसाब से होती है और आप उसको जबरदस्ती बोलो कि 5 बार हनुमान चालीसा कर, 4 बार हनुमान चालीसा कर तो रहा है वो, और वो पढ़ पढ़ के रट भी लेगा उसको, और वो रट रट के उसको वो 2 मिनट में भी बोल देगा पूरे हनुमान चालीसा को, कंप्लीट भी कर देगा। और अगर उसको उसका अर्थ नहीं पता तो जी। अगर उसको उसका अर्थ ही नहीं पता तो फिर उसका क्या मतलब रहा? कुछ नहीं रहा। आज की डेट में यही हो रहा है जो कि बड़ा गलत है। आज की डेट में सबसे ज्यादा हो ये रहा है कि लोगों को अर्थ तो मालूम नहीं है, पर बस वो उसको जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। नहीं, आप उसके मीनिंग के साथ में उसको जपो, चाहे आप 2 बार जपो। आप जप तो रहे हो, 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, दिमाग में आपके ये चल रहा है बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या फिर फटाफट ये पढ़ लूं फिर खाना खत्म करना, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेगी कि लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, फटाफट इसको कंप्लीट करूं। आप मेरे भाव को समझना। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, मैं खुद पढ़ता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि 5 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको 2 बार पढ़ो, चाहे आप उसको 3 बार पढ़ो, पर उसको फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, समर्पित, एकाग्र होकर के ध्यान मुद्रा में पढ़ो, कमर ऐसे सीधी करके पढ़ो, ऐसे हाथ, आपका नाभि चक्र बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, आपका जो ब्रेन है ये अंतरिक्ष में जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको 2 बार से इतना फल आ जाएगा जितना 100 बार से नहीं मिलेगा। भाव आ गया। भाव आ गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है आप कुछ भी करें उसको भाव से और एकाग्र होकर के करें और ध्यान मुद्रा में करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आप 50 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और बैठे ऐसे हो, यूं इस तरीके से बैठे हो, अभी ध्यान मुद्रा तो है ही नहीं ना, ये तो संसार में घूम रहे हो आप। जब हम ध्यान मुद्रा में होते हैं तो संसार से हट जाते हैं, फिर हमारा माइंड अंतरिक्ष में रमण करता है। और जब हम ऐसे बैठे हों, यूं ढीले ढीले से बैठे हों, ऐसे बैठे हों, तो मतलब हम इस संसार में हैं, फिर जी, यही है।
बहुत ऊपर सुंदर, नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये मेरे कहने का आपके विचार बहुत अलग है मानविंदर जी। आज के परिवेश में जो यूथ है, अगर वो ये सुन रहा है तो कहीं भी जो भटका हुआ दिमाग है वो एकदम जगह पर आ जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो एक ये भी बात है कि आप एक बहुत अच्छे वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और आपको काफी अच्छा ज्ञान है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की डेट में मोबाइल हर किसी के हाथ में है और मोबाइल अब लाइफ हो चुकी है। एक आत्मा शरीर के अंदर है और दूसरी आत्मा मोबाइल में है। अगर 10 मिनट या 2 सेकंड के लिए भी हमें अपना मोबाइल नहीं दिखता है तो हम छटपटाने लगते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके पास मोबाइल है। तो मोबाइल रखना अब एक नीड बन चुकी है। अब उससे छुटकारा तो नहीं पाने का कोई उपाय दिखता। लेकिन क्या मोबाइल की कोई ऐसी सेटिंग हम रख सकते हैं, कोई वॉलपेपर या कुछ ऐसा कि हम उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी ला सके? मोबाइल को क्यों हम अपने साथ, क्योंकि सारा दिन हमारे साथ चल रहा है, क्या उससे हमारे ऑरा पर भी असर पड़ता है? ये थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल, ऑरा पर तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जी। ये तो मैंने खुद पर्सनली भी महसूस किया है। ऑरा पे प्रभाव पड़ता है। हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं मोबाइल के सराउंडिंग घूमता रहता है। मुझे टाइम मिला आधे घंटे का, आधे घंटे मैंने ध्यान कर्म करने की बजाय मैं मोबाइल में फेसबुक और इंस्टा खोल के बैठा हुआ। समय का पता ही नहीं चलता। समय का पता नहीं चलता। मेरा एयरपोर्ट पे बैठा हूँ 1.5 घंटे 2 घंटे, मुझे टाइम पास करना है, फ्लाइट है, डिले हो गई, मैं फोन में फेसबुक चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर रील्स देख रहा हूँ, है ना। जी ये मैं से मतलब है कि हम सब इसमें आ जाते हैं। जी। तो अब आप एक चीज बताइए कि हमारी कितनी एनर्जी को, हमारे माइंड के अंदर कितने सेल्स होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये कितना ब्रॉड है। कंप्यूटर भी इसी ने बनाया है ना, और इसने पता नहीं ना जाने क्या क्या बना दिया जी। उस सारी चीज को हमने एक जगह पे लाके फोकस कर दिया, और आधे घंटे बाद फिर आंखें ऐसे दर्द होने लग जाती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, सर भारीपन हो जाता है। यानी कि वो सर, वो मस्तिष्क, वो आंखें भी ये कह रही हैं कि आधा घंटा हो गया, अब तेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इस फोन को बंद कर दे। हर कोई जानता है कि ये एक्सेस गलत एक्सेस। है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे को अब धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी परिवर्तन होता है वो त्याग मानता है, एकदम से तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता ना। जी। अगर किसी चीज की जड़ें बहुत गहरी अंदर तक चली गई हैं तो वो उनको हिलाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि देश की वर्तमान सरकार है, जो इतनी गहरी नींवें पिछले इतने 50 60 70 सालों में जो खोदी हुई थी, अब उनको हिलाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा विद्रोह भी हो रहा है, बड़े कष्ट आ रहे हैं सरकार को, है ना, बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही अभी समय है, वक्त है। हम लोग तो जितना पढ़ गए इस मोबाइल में पढ़ गए, पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, उनको हमें दूर रखने का इससे प्रयास करना चाहिए। जरूरत के हिसाब से चीजें देनी चाहिए। अत्यधिक प्रेम विनाश का कारण बनता है। हम बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम का भाव कि ये मेरे अपने हैं, मेरे हैं, मेरी जीवन है, सब कुछ मेरा है, हम इस मैं के चक्कर में, लाड़ प्यार के चक्कर में हम बहुत सारी चीजों से उसको ऐसी से जोड़ देते हैं जो उसके लिए भविष्य में खतरा उत्पन्न कर देती है, और फिर हम सोचते हैं कि हमने गलती करी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मोबाइल के अंदर भी, चाहे आपके रिंगटोन हो, चाहे आपके वॉलपेपर हो, आप हमेशा अपने फोन में गैलरी में पिक्चर्स हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको आगे की ओर लेकर के जाएं। आपके ऐसी होनी चाहिए जिनसे आप इंस्पायर हो, जो आपके आइडियल हो। वो चीजें आपको अगर टाइमली फेस टू फेस सामने दिखती रहेंगी तो मोबाइल रखने का समझ लो आपका जो लाभ है वो आपको मिल रहा है। अब मेरा आइडियल सचिन तेंदुलकर है, तो और मेरे फोन खोलते ही सीधा मुझे सचिन की फोटो दिखती है, तो मेरे को वो फोटो हर टाइम मेरे माइंड में ही अटैक करती रहेगी, याद दिलाती रहेगी कि तुझे सचिन तेंदुलकर के आदर्शों पर चलना है, तुझे वैसा बनना है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मोबाइल के सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, मोबाइल के बहुत सारे सदुपयोग भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। आप अभी सचिन तेंदुलकर को यूट्यूब पे सर्च करो, 100 वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब सर्च करके आपको रिकमेंडेशन में दिखा देगा कि इसने सेंचुरी तब मारी थी, इसने 50 इतने मारे थे, ये मैच उसका सुपर हिट हुआ था। यानी कि फोन में भी अगर कुछ खोलो ना, तो वो चीजें ओपन करो जो यूट्यूब खुद ही आपको याद दिलाता रहे कि सचिन को सुन लो, और आजकल तो ये बड़ी आम बात हो गई है। सुन लो, जी, रुचि की पॉडकास्ट को सुन लो, तो वही कि कुछ नया आने वाला होगा, वो अपने आप ही
आगे बढ़ाने की उससे। जी, तो ये मेरे कहने का मतलब। और अगर हम इसे वास्तु के हिसाब से देखें, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि जो बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर अक्सर पेरेंट्स चाहे मोबाइल खुद बखूबी चला रहे हैं, घंटों बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो बच्चे को चलाते हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारे समय में मैंने ऐसा नहीं किया। एक तो कंपैरिजन, और दूसरा वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों की जो ये लत है उसे इस उम्र में पढ़ने में जो समय लगाना चाहिए वो मोबाइल में ना लगे। तो ये वास्तु के हिसाब से क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से कोई उपाय निकल सकता है कि बच्चों में? देखिए, मैं इस तरीके के ना उपाय से ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि यहाँ दायित्व तो बनता है हमारा और आपका, ऐसी चीजों में रेमेडीज, मतलब वास्तु वाली रेमेडी या ज्योतिषीय रेमेडी काम नहीं करती है। अच्छा, मैं मतलब प्रैक्टिकल बात करूँ तो ऐसे में तो ये है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड बात करके अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं उनके साथ बातों को शेयर करूँ, जितना मैं हो सके उनको इस मोबाइल से दूर करने के लिए जो प्रयास हो सके वो मैं करूँ, है ना। नीड है तो मैं उनको सब चीजें प्रोवाइड करूँ, यानी कि, और ये सब चीजें ना इनिशियली अपब्रिंगिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अपब्रिंगिंग के अंदर जो मैंने अभी नोटिस किया है कि हम हमारे खान पान का, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, जैसे हम बच्चों में दोष दे देते हैं उससे ज्यादा हम अपने अंदर नहीं झांकते, इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। कि बच्चे को अगर वो मोबाइल की लत लगेगी ना, मैंने जो अभी तक अनुभव कर पाया हूं, तो वो उसको देखो, जो वो देखेगा वो सीखेगा, जो वो देखेगा वही वो सीखता भी है। अगर मैं खुद हैबिचुअल हूं उस चीज का, तो उसके कहीं ना कहीं प्रभाव, सिम्टम्स मेरे बच्चों में जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैं किसी दूसरे को सुधारूं उससे पहले मेरे को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को सुधार लूंगा, मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा, मैं अपना फोन उठा करके साइड में रख दूंगा बच्चों के सामने, तो वो भी रखेंगे, वो भी कहेंगे ठीक है देखो पापा ने रख दिया ना, वो भी नहीं देखते ना, तुम भी मत देखो, तो सोचेगा हाँ। यानी कि ये ऐसी जो रेमेडीज हैं जो आप अपने अंदर परिवर्तन ला करके दूसरे को चेंज कर सको, वो रेमेडीज इसमें ज्यादा वर्क करेंगी। बाकी वास्तु और ये सब की ऐसी रेमेडीज में मुझे लगता है नहीं काम करेंगी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मानविंदर जी, और मुझे इस बात से एक एग्जाम्पल के तौर पे 90s का वो दौर याद आता है जब घरों में लैंडलाइन फोन होते थे। अगर हम टेलीविजन देख रहे हैं जो सिर्फ दूरदर्शन आता था, तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी आकर बैठते थे, और अगर कॉल आती थी तो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे कि फोन पर एक एक करके बात करेंगे। तो जैसा हम परोसेंगे बच्चों के लिए वैसा ही वातावरण हो जाएगा, ऐसा आपका मानना है। बहुत अच्छा लगा मानविंदर जी आपसे बात करके, और आपने बहुत ही सटीक ढंग से, बहुत क्लैरिटी के साथ सबको समझाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने पॉडकास्ट में आने का, जो हमारे साथ समय बिताने का सोचा, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी ये जो सोच है ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा, अगर कोई ज्ञानी ज्योतिष आचार्य हमारे बीच होगा तो हमारा जो मन भटका हुआ है, जो अनसुलझी ऐसी पहेलियां हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो उनको सही दिशा मिलेगी और देश उन्नति के रास्ते पर चलेगा। तो मैं यही मनोकामना है मेरी, मैं यही आशा है कि आप ऐसे ही बढ़ते जाएं और आगे भी हमारे साथ इसी तरह पॉडकास्ट पर जुड़ते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।